नमस्कार, जय हिंद। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है ये। इसमें आज हम 2012 में जो परीक्षा हुआ है बिहार दरोगा का, उसके 100 के 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 2012 का है। इससे पहले 2008 के सारे सवाल करा चुका हूं मैं। इसको कराने से आपको ये फायदा होगा, क्वेश्चंस तो लगाएंगे ही, आप कमेंट भी करिएगा कि कितना सही हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो चीजें बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, उसको नोट करिएगा। कैसा क्वेश्चन आता है उन टॉपिक्स को पढ़िएगा, तब आपको बेहतरीन इसका फायदा मिलेगा। खाली ऐसे लगा के बढ़ जाने से फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा होगा। चलिए आइए, पहला प्रश्न। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। एफपीएस पद्धति कह रहा है। एफपीएस पद्धति सबसे पहले जान लीजिए, फुट पाउंड सेकंड है ना। फुट दूरी मापने के लिए, पाउंड वजन मापने के लिए, सेकंड समय मापने के लिए। तो ये एफपीएस पद्धति है। और एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है सीजीएस, है ना, सीजीएस। तो आपको सीजीएस पद्धति नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एफपीएस पद्धति। तो भार मापने के लिए पाउंड होगा। क्या होगा? पाउंड होगा। यहाँ किलोग्राम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि जो इकाई से संबंधित टॉपिक है, यूनिट से संबंधित कि किसकी इकाई क्या है, वो टॉपिक आपको कवर कर लेना है, तो आपका फिर इसमें नहीं फंसेगा। आइए दूसरा सवाल। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो न्यूटन के गति के कुल आपको पता है कि न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। तीनों नियम के बारे में आपको पढ़ लेना है। तीनों नियम के बारे में आपको पढ़ लेना है कि किस नियम में क्या है। अभी कभी पूछेगा कि क्रिया प्रतिक्रिया जो बल है वह किस नियम में है, या ऐसे पूछेगा कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, या पूछता है न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक मिलता है ना, या पूछता है F बराबर ma, है ना, F बराबर यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किस नियम के अनुसार होता है। तो ये सब आपको देख लेना है न्यूटन के नियम के बारे में। तो 3 नियम है, ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट बता रहा हूं वो जरूर देखिएगा। आइए, एक अश्व शक्ति, अश्व मतलब घोड़ा और शक्ति को पावर कहते हैं, यानी कि 1 HP में कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति में जो वाट होते हैं वो होते हैं 746 वाट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिट से सवाल आप पढ़ के जाइएगा। यूनिट से जो सवाल है वो पढ़ के आपको जाना है, नहीं तो यूनिट से सवाल आपको हर बार आता है, गड़बड़ा जाएगा नहीं अगर पढ़ोगे आप। तब चलिए आइए, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? सबसे बाहर की ओर रंग। तो इंद्रधनुष का आपने पढ़ा है वेबजियोर, है ना। सबसे अंदर जो होगा वो बैगनी होगा, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, छोटी होती है, ठीक। और सबसे ज्यादा जो होता है वेवलेंथ वो होता है लाल का। सबसे बाहर की ओर लाल होगा, सबसे अंदर की ओर होगा बैंगनी। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष से 2-3 बातें और ध्यान रखना है। इंद्रधनुष हमेशा जो है वो सूर्य के अपोजिट बनता है ना। अब आपसे कोई पूछे कि 12 बजे रात को आप किधर इंद्रधनुष देखेंगे, तो कहेंगे कि 12 बजे रात को मैं नहीं देख पाऊंगा। या आपसे पूछे कि सुबह के 8 या 10 बज रहे हैं, आप इंद्रधनुष देख रहे हैं, आपका मुख किस दिशा में है, तो समझ रहे हैं सुबह का है, यानी कि सूर्य होगा पूरब में, तो इसके अपोजिट ही आप देखेंगे इंद्रधनुष, आप पश्चिम की ओर। ऐसे तो पूछ सकता है सवाल। चलिए आइए, क्या कह रहा है देखता हूं। फ़ारेनहाइट तापमान में ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य अंतराल होता है। तो फ़ारेनहाइट तापमान में जो ऊपर और नीचे का जो अंतराल होता है वो होता है 180। फ़ारेनहाइट में देखिएगा, डिग्री सेल्सियस में 100 होगा, फ़ारेनहाइट में 180 होगा।
अब आपको रोमर में भी ज्ञात कर लेना है, केल्विन में भी ज्ञात कर लेना है, तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, तब एग्जाम में आप बने रहोगे। आइए, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है पराश्रव्य, जिसको आप सुन नहीं सकते। देखिए 3 तरह के आप सुनेंगे। एक होता है अवश्रव्य होगा, ये भी आप नहीं सुन पाओगे। एक होगा श्रव्य, ये आप सुनोगे, और एक होगा पराश्रव्य, ये भी आप नहीं सुनोगे। तो आपको क्या कह रहा है? पराश्रव्य कह रहा है। मानव सुनता कौन सा है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाला हम लोग सुनते हैं, है ना, यही सुनते हैं। अब ये 20,000 से अधिक भी नहीं सुनेंगे, 2 लाख भी नहीं सुनेंगे, 200 वाला सुन लेंगे, क्योंकि हमको सुनना है। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है पराश्रव्य, हम नहीं सुनने वाले, तो नहीं सुनने वाले में देखिए 20,000 से अधिक हम नहीं सुनेंगे। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 से अधिक होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से एक महत्वपूर्ण हरित गैस है? ग्रीन हाउस गैसेज मुख्य रूप से पूछ रहा है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य भूमिका निभाता है ना, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका निभाता है, वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो गैस होता है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। महत्वपूर्ण होता है ये, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, और आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, जलवाष्प भी होता है ना, जलवाष्प भी होगा, ओजोन भी होगा। लेकिन मुख्यतः की अगर बात करेगा तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है, ठीक, यहां ध्यान रखिएगा। चलिए आइए 8वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए जो पात्र बना होता है वह किसका बना होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए जो पात्र या जो बर्तन कह लीजिए, वह किसका बना होता है? तो वह बना होगा आपका लोहा का, सॉरी लेड का, लोहा का नहीं, लेड का, यानी शीशा का। क्यों बना होगा शीशा का? क्योंकि जब ऐसा जो कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, वह क्या करता है कि भाई ऊर्जा वो ज्यादा निकलता है, ऐसी ऊर्जा निकलता है जिससे नुकसान होता है। अब लेड उसको रोक पाने में सक्षम होता है। लेड जो है वो रोक पाने में उसको सक्षम होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो लेड के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए सिरके में पूछ रहा है, देखिए सिरके में होता है सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। तो अब आपको इससे ये समझना है कि आपको टॉपिक पढ़ लेना है कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। जैसे सिरका पूछ दिया है, आप पूछेगा टमाटर तो आपको टमाटर, आप पूछेगा इमली तो आपको इमली पढ़ लेना है। आप पूछेगा आपसे मतलब कुछ भी पूछ सकता है, सेब पूछ दे सकता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सारे किसमें क्या कौन सा अम्ल होता है ये आपको ध्यान रखना है। सिरके का आप जान लीजिए लगभग पीएच मान जो होगा वह लगभग 2.5 के आसपास होगा, तो ये भी ध्यान रखना है ना। प्रबल अम्ल में आएगा ये सिरका। चलिए 7 से ऊपर क्षारीय होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है, दोनों पॉइंट आप जान लीजिएगा। चलिए आइए आगे आते हैं। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो जल में घुलने पर विद्युत का चालन जो नहीं करेगा वह चीनी नहीं करेगा, ठीक है ना, चीनी नहीं करेगा। बाकी आप जानते हैं कि लवण करता है और अम्ल करता है, क्योंकि आपने देखा होगा बैटरियों में अम्ल ही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो अम्ल जहां मिलेगा वो चालन करेगा और लवण भी करेगा, बाकी चीनी आपका नहीं करेगा। तो विकल्प यहां पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए 11वां सवाल। 11वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। हैबर प्रक्रिया किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है? हैबर प्रक्रम से अमोनिया का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? अमोनिया का उत्पादन होता है हैबर प्रक्रम से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। तो
अब आपको यह भी पढ़ लेना है कि किस प्रोसेस से किसका उत्पादन होता है। ये टॉपिक आपको, ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं, ये समझ लीजिए कि आप एक टॉपिक उठाएंगे यहां से और इसको पढ़िएगा। हैबर प्रक्रिया जो होता है हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन और अमोनिया को जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए 12वां सवाल, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कांच को भी वो घोलने का सामर्थ्य रखता है, ठीक ना, और उसका नाम होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, HF, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक नहीं। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आएगा HCl आएगा या हाइड्रोक्लोरिक, तो ये तो पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नहीं होता है। कांच को घोलने में सामर्थ्य रखता है जो वो रखता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यह रंगहीन होता है, यह भी पूछ सकता है। यह अत्यंत अक्रियाशील भी होता है। चलिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड की बात की जा रही है। कंफ्यूजन होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो देखिएगा, अगर पृथ्वी पर पूछे, अगर आपसे पूछे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो बाकी बचता है उसमें अन्य गैसेस हैं, ठीक ना। पृथ्वी पर जब पूछे तो 78% नाइट्रोजन बोलेंगे पृथ्वी पर, लेकिन ये ब्रह्मांड में पूछ रहा है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह वगैरह हैं सब आते हैं। और आपको पता है कि सूर्य को ही आप अगर ले लीजिए तो सूर्य का स्रोत क्या है भाई? तो सूर्य का स्रोत है हाइड्रोजन। सूर्य में अधिकतम होता है हाइड्रोजन ही होता है ना। तो सूर्य जैसे कितने तारे हैं? तो ज्यादा संख्या किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो ध्यान रखिएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, वह पदार्थ जो ठोस रूप से द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, कह रहा है कि इनमें से कौन है कि ठोस जो होगा वह द्रव्य से कम घना होगा, द्रव्य से हल्का होगा। तो आप देखते हैं कि जल को अगर आप बर्फ बना दीजिए, जब आप ठोस बना देते हैं तो वो जल पर ही तैरने लगता है, यानी कि जल से वो हल्का हो जाता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि वह जल से कम घनत्व का हो जाता है, बर्फ। तो जल का ही ऐसा रूप है बर्फ जो ये कार्य करता है। बायोडीजल बनता है तो आप जानते हैं कि जटरोफा से बनता है, और यह एक प्रकार के घास की श्रेणी में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, शुंगलू समिति, जी हाँ, शुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो शुंगलू समिति का संबंध है 2010 कॉमनवेल्थ गेम से। राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2010 में, कहाँ में हुआ था? आपको पता ही होगा कि भारत में हुआ था, दिल्ली में। तो ये ध्यान रखिएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? यानी कि अध्याय का मतलब कि कितने भाग हैं? तो मूलतः अगर देखा जाए, मतलब मुख्यतः देखा जाए तो 22 भाग हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 22 ना होके 25 रहे तो 25 लगा सकते हो आप, क्योंकि बढ़ी है संख्या। बाकी मुख्यतः जो है वो 22 ही है। अगर 25 ऑप्शन में रहे तो लगा सकते हैं। चलिए, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता जो है वह स्वीकृत की गई थी। कुछ देशों के लिए दोहरी नागरिकता जो है वो स्वीकृत की गई थी, और यह 2005 में की गई थी, है ना। कब की गई थी? 2005 में। अब आप कहेंगे कि भारत में तो एकल नागरिकता है ना, लेकिन कुछ देशों के लिए मैं बता रहा हूं, यह केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, जिनको अनुमोदित सूची में जो बनाया गया था सूची, उसमें जिनका नाम था उनके लिए था कि भैया आप चलो दोहरी नागरिकता आपको मिल सकती है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 में है, निहित है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 19 से 22। चलिए, आइए 20वां सवाल, RTI। देखिए, दो प्रश्न यहां पर आता है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, और एक आता है RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। ये दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, RTI, पहले ABCD में आई आएगा कि पहले ई आएगा? तो कहेंगे कि पहले ई आएगा।
ABCD में पहले ई आएगा, लेकिन ईस्वी में पहले RTI वाला आ जाएगा। RTI पूछे प्रभावी तो बताएंगे 2005, RTE पूछे तो बताएंगे 2010, है ना। 9 में आया, 10 में प्रभावी। तो दोनों ध्यान रखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, और राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन होता है, तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए 4 विकल्प हैं कि नहीं है। तो अध्यक्षता करने की बात करें, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, और अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन यहां पर सवाल पूछता है कि भाई बुलाया किसने था, बुलाया किसने था इस अधिवेशन को? तो बुलाने की अगर बात कहे तो बुलाने में राष्ट्रपति बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करता है स्पीकर, और स्पीकर का जो अनुच्छेद होगा वो 118 के 4 अनुच्छेद के तहत ये अध्यक्षता करेगा। तो दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 118 4। अच्छा, क्या संयुक्त अधिवेशन कभी बुलाया गया है? तो देखिए 1960 में हुआ था संयुक्त अधिवेशन, है ना। दहेज प्रतिबंध विधेयक जो 1961 आया था उसके लिए। फिर 1978 का था बैंक सेवा, 1978 बैंक सेवा आयोग के लिए हुआ था, और एक आतंकवाद निवारण विरोध 2002 में भी ये हुआ था। तो 3 ध्यान रखिएगा। चलें आगे। चलिए, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा, मतलब अधिक रहा भारत के? तो आप जानते हैं कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, यही सबसे ज्यादा समय तक रहे थे। चलिए, अब आपको राष्ट्रपति टॉपिक कवर कर लेना है कि राष्ट्रपति टॉपिक किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 54 में है ना। राष्ट्रपति का शपथ जो है वो 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो 61 में है, ठीक ना। तो इतनी सारे बातें जो है वो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 56 में है। चुनाव का तरीका जो है वो 55 में है, ठीक है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 में है। और कोई बचा है? तो इतने कम से कम याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। आइए, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस संविधान संशोधन? तो विकल्प देखिए, 70वां है, 60वां है, 73वां है और 57वां है। 4 विकल्प है, ध्यान रखिएगा। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह दिया गया था आपका 1993, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन था, ठीक ना। अब आपको पंचायती राज के बारे में, कुछ समितियों के बारे में मैं बताता हूं, वो पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपका फायदा होगा। चलिए नोट करिएगा, मिलान कराने के लिए देगा। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी का गठन हुआ था, ये हुआ था 1957 में। पूछता है कि भाई बलवंत राय मेहता का कब? तो 57 में। फिर इसके बाद हुआ था अशोक मेहता का 20 साल बाद 1977 में। फिर एक हुआ था एल.एम. सिंघवी, लेकिन एल.एम. सिंघवी से पहले आपका जी.वी. के राव का हुआ था, डॉक्टर जी.वी. के राव, ये 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। और एल.एम. सिंघवी जो था वो 1986 में, एल.एम. सिंघवी जो था वो 1986 में हुआ था, है ना। एक दो और है, गडगिल समिति भी है, तो ये भी ध्यान रखिए। गडगिल समिति 88 में है, और बंगून समिति है, ये 89 में है। तो ये वाला चारों याद रखिएगा। आइए आते हैं आगे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किसने की थी? तो वीर गति का मतलब कि उनकी मृत्यु हुई थी, और आपको पता ही है कि झांसी की रानी, पढ़ा ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, पढ़ा है ना आपने। तो ध्यान रखिए, झांसी रानी जो थी इनका हुआ था। अब आपको 1857 टॉपिक पूरा कवर कर लेना है, कहां से किसने नेतृत्व किया था। जैसे पूछता है
बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान। कानपुर से किसने किया था? तात्या टोपे। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। पटना से किसने किया था? पीर अली। आरा से किसने किया था? ये कुंवर सिंह। गया वजीरगंज से किसने किया था? खुशहाल सिंह, है ना। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो ये सारा याद कर लीजिएगा। अच्छा, 1857 की क्रांति पर मैं वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ। आपको कहाँ मिलेगा ये सारा वीडियो? मैं इसमें लगभग टॉपिक पर कवर करा चुका हूँ। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री का है तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा बिहार दरोगा, बिहार एसआई, मॉडर्न हिस्ट्री। वहाँ आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे बिहार दरोगा के लिए, तो इजिली आप कर लीजिएगा, फायदा होगा आपका। सारनाथ स्तूप कहाँ है? सारनाथ जहाँ आपने भगवान बुद्ध से ही संबंधित है, ये उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, पहला उपदेश। ये बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस में है, ध्यान रखिएगा। जनजाति समूह मुंडा, कह रहा है जनजाति समूह मुंडा जो है यह कहाँ रहता है? मुंडा की बात की जा रही है। तो मुंडा आप जान रहे हैं, जानते ही होंगे, झारखंड। चूंकि ये पहले बिहार से जुड़ा था झारखंड, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि झारखंड सही हो जाएगा। अब पूछ दे कभी मुंडा विद्रोह, तो याद रखना है मुंडा विद्रोह भाई कहाँ हुआ था, नेतृत्व किसने किया था। इस पर भी डिटेल वीडियो में बना चुका हूं विद्रोह से संबंधित, तो जाकर के देख लीजिएगा। मैक्सिमम टॉपिक में कवर करा चुका हूं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? विकल्प देखते हैं। 3 शेर, आइए, 4 शेर, 1 मोर या 2 हाथी। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये आपको पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक का स्तंभ वाला जो शेर दिखाई देता है, तो इसमें 4 शेर है, चारों ओर मुंह किए हुए बैठा है और 4 शेर हो जाएगा। चलिए, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक के नेता थे? स्वराज पार्टी 1922 में बनी, इसके नेता जो थे वो मोतीलाल नेहरू, सॉरी गांधी जी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे, है ना। अभी पूछता है कि 1923 में 1922 में था, लेकिन ये 23 में मतलब डेवलप हुआ था पूर्णतः, तो ये भी ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू। एक पूछता है कि 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे CR दास। इसी से मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा उसका भी। चलिए, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? पाकिस्तान नाम दिया था, ऑप्शन है महात्मा गांधी, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या माउंटबेटन। तो पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है चौधरी रहमत अली को। जी हाँ, किसको कहा जाता है? चौधरी रहमत अली को। शुरुआत में इसका नाम ये रखा गया था पाकिस्तान, पाक STAN, पाकिस्तान, ये वाला, पाकी नहीं, पाकिस्तान, ठीक ना। बाद में इसमें आई लगाया गया, बीच में पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन पहले पाकिस्तान था, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि शुरुआती दौर में जो पाकिस्तान का नाम था उसका सही स्पेलिंग क्या है? तो पाकिस्तान था। चलिए आइए, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी 25 जून, डेट भी याद रखिएगा, 25 जून 1975, 25 जून 1975 को यह आपातकाल घोषित इन्होंने किया था, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, यह आपातकाल लगा था। चलिए, कितनी बार आपातकाल लगा है और आपातकाल ये जो लगा था ये किस अनुच्छेद के तहत लगा था, ये भी जान लीजिए। तो 3 बार आप आपातकाल का जिक्र करते हो, और यह 352 अनुच्छेद के हिसाब से लगता है। 356 में राष्ट्रपति शासन होता है, 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। एक अनुच्छेद होता है 365, यह भी राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित होता है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, 365 और 356। अगर पूछे कि वित्तीय आपातकाल जो 360 अनुच्छेद है ये कब लगा है, कितनी बार लगा है, तो अभी तक ये नहीं लगा है, वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है,
ठीक है ना। तो इतनी बातें कम से कम आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है अगला सवाल? यही तो है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने जो पत्र शुरू किया था, यह था, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, यंग इंडिया, पीपुल्स, नेशनल हेराल्ड और सैनिक। ध्यान रखिएगा। हाँ, गांधी जी द्वारा जो पत्र शुरू किया गया था, समाचार पत्र था, यह था यंग इंडिया। कौन था? यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा। और इनके और भी समाचार पत्र थे, जिसमें एक है नवजीवन, पूछता है नवजीवन। ये भाषा पूछता है कि किस भाषा में लिखा गया था, तो ये गुजराती में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, ये गुजराती में। एक और जो था वो था हरिजन, हरिजन, ठीक ना, ये अंग्रेजी में था, तो ध्यान रखिएगा। और एक पूछता है कि गांधी जी की जो आत्मकथा है वह किस नाम से है? तो इनकी जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका नाम देता है अंग्रेजी में, और नाम देता है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जी हाँ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये असली नाम इसका यही है। ध्यान रखिएगा। खाली ये भी दे देता है, बीपीएससी में पूछा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आइए 32। अच्छा हाँ, एक सवाल और याद आ गया इससे। पूछता है कि गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थे? तो वर्ष था 1924, कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, WC बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे भैया? और इनका भी नाम आप याद रख ली, A.O. ह्यूम, है ना। तो ये भी दोनों ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ये सारी बातें ध्यान रखना है आपको। आइए, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना, तो उपनाम से भी प्रश्न पूछता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि उपनाम से पूछता है प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं कि उपनाम टॉपिक भी मैं करा चुका हूं, जा देख लीजिएगा। तो महामना के नाम से ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय है, लाल बहादुर शास्त्री है, मदन मोहन मालवीय है, या बाल गंगाधर तिलक। तो महामना के नाम से है मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? ऑप्शन है कॉफी, चाय, गेहूं या गन्ना। तो विश्व की बात की जा रही है, तो सब सर्वाधिक उत्पादित जो खाद्य फसल है वो है गेहूं। बाकी दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो आ जाएगा चावल। तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो वो आ जाएगा मक्का, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 आपका जान ही रहे कौन सा देश है? तो चीन प्रथम स्थान पर है। चावल में भी चीन प्रथम पर है। अगर मक्का की बात करें तो मक्का में प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है। ध्यान रखिएगा। आइए, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी फसल की कटाई कब होती है? ऑप्शन है जनवरी, और दूसरा ऑप्शन है मार्च, अगस्त, सितंबर। तो ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है OMR। OMR सीट जानते हैं ना? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है, और R से रबी, ये रबी का है। तो बोने का पूछे तो अक्टूबर बताएंगे, काटने का पूछे तो M से मार्च बताएंगे। तो OMR। अब आप रबी का पूछा है तो खरीफ का आपको पढ़ लेना है, रबी में कौन कौन सी फसल आती है ये सारी चीजें पढ़ लेना है, खरीफ का पढ़ लेना है, जायद का पढ़ लेना है। ऐसे पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम पास करें। चलिए आते हैं 36वें सवाल पर। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम है? संरक्षित जीव मंडल इनमें से कौन है?
नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर और नागरहोल। काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, बांदीपुर कर्नाटक में है और नागरहोल भी कर्नाटक में है। नंदा देवी जो है यह जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, ठीक ना। नंदा देवी जो है यह जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखना है। आपसे जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र ही पूछ रहा था। चले आगे, चलिए चलिए। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? ऑप्शन आपको है शैवाल का, कवक का, बैक्टीरिया का या पादप का। तो फाइकोलॉजी जो अध्ययन है यह होता है शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी जो अध्ययन होता है यह शैवालों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी पूछता है एग्जाम में और पूछा भी है, तो ध्यान रखिएगा, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। चले आगे, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्न किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन है विषाणु, अगला ऑप्शन है कवक और अगला ऑप्शन है पादप। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा वह होगा वायरस यानी कि विषाणु। ध्यान रखिएगा, विषाणु होता है। वायरस की खोज की बात की जाए किसने की थी तो बताएंगे इवान विस्की। नाम याद रखिएगा, इवान विस्की ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। वायरस जनित अब आपको रोग जान लेना है कि कौन कौन से जो रोग होते हैं वो वायरस से होते हैं। इसमें मुख्यतः आपको एड्स जानते ही होंगे, वायरस से होने वाला रोग है। चलिए भूमि खंडों में तीव्रतम स्तनधारी, मतलब जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जो है स्तनधारी है वो जान ही रहे कि ये सबसे तेज दौड़ने वाला चीता हो जाएगा। आइए निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन भी पूछ सकता है। एस्ट्रोजन भी है फीमेल सेक्स हार्मोन का उदाहरण है। इंसुलिन नहीं है, एड्रेनलिन नहीं है और मेलाटोनिन नहीं है। मादा लिंग हार्मोन ये नहीं है। चलिए थायराइड, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, पाचक नहीं है। थायराइड क्या है भाई? तो अंतःस्रावी, ध्यान रखिएगा। साल्क टीका, पोलियो वैक्सीन के लिए जॉन ई सॉल्क के द्वारा ये बनाया गया था। पोलियो का टीका जॉन ई सॉल्क, जिसे सॉल्क टीका के नाम से जाना जाता है। चलिए निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक कह रहा है कि कौन प्रतिजैविक है? ऑप्शन है फिनॉल, सल्फानिलमाइड, नियोसिन या कैरोटीनाइड। तो कैरोटीनाइड जो है यह आपका प्रतिजैविक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। वनस्पति घी में क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा होता है। आइए अगला सवाल, मूत्र का पीएच मान। पीएच मान से संबंधित अब आपको एक मतलब पूरा कंप्लीट कर लेना है पीएच मान। सिरके का, पीत रस का, आंत रस का, बाइल जूस जो भी है, रक्त का, थूक का, लार का, बीरे का, सबका पीएच रस आपको पढ़ लेना है। इस पर एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। चलिए तो जो मूत्र का पीएच मान हो जाएगा वो लगभग 6 के आसपास हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी सही हो जाता है ना। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो बता चुका हूं पहले ही कि पाचन तंत्र के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, मतलब अच्छा देखने के लिए? तो आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। तो ए विटामिन अगर भरपूर मात्रा में लेते रहेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देते रहेगा। आइए कंप्यूटर से संबंधित है, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया था, तो जॉन नेपियर के द्वारा। लघु गणक कंप्यूटर का नहीं है भाई, ये संगणक होता है कंप्यूटर। लघु गणक मैथ से संबंधित है, तो लघु गणक किसके द्वारा? तो जॉन नेपियर, ध्यान रखिएगा। चलिए संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। तो संगणक की जो गति स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज में की जाती है, मापी जाती है। आइए डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है? डीवीडी में जो वी का अर्थ होता है
वह आपका होता है वर्सटाइल। जी हाँ, डीवीडी में वी का अर्थ होता है, वह क्या होता है, तो वो होता है वर्सटाइल। इंपोर्टेड है, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है तो पूछ सकता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है ना, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं इसको। तो वर्सटाइल की जगह अगर वीडियो रहे तो सही मानिएगा। चलिए, रैम, राम मत पढ़िएगा, राम मत पढ़िएगा, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो ए का जो पूछ रहा है वो होगा ए फॉर एक्सेस, रैंडम एक्सेस। ठीक, चलिए, ये 2010 का है। 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट हुआ था, तो पुणे था। चलिए, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था, प्रथम ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुआ था, यह आपका कहाँ में हुआ था? यूनान में। यूनान की राजधानी आप जानते ही हो एथेंस है। देश राजधानी से भी प्रश्न पूछता है। ये 1896 में आयोजित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने अपना ओलंपिक दल जो भेजा था वह 1920 में पहली बार भेजा था। अब एक प्रश्न पूछता है कि ओलंपिक में जो मशाल जलाने की परंपरा थी वह कब शुरू हुई थी? तो मशाल जलाने की जो परंपरा थी वह 1936 में शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर नेट से संबंधित है। निम्न में एक खुला टीएलडी है, तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना है। .coop, एनआईसी कार्ड क्या है? एनआईसी कार्ड क्या है? तो देख लीजिए, ऑप्शन है आपके सामने। एक वीडियो कार्ड है, पीसीएस को जोड़ता है, तो ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, पीसीएस को जोड़ता है। चलिए, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड, संसद से प्रश्न पूछता है तो संसद पढ़ के जाना है आपको। तो फिनलैंड की जो संसद है वो एडुस्कुंटा, जी हाँ, एडुस्कुंटा है इसकी संसद। यूके, यूके का राष्ट्रीय फूल, यानी यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ब्रिटेन की बात की जा रही है, तो यहाँ का राष्ट्रीय फूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाब, है ना। व्हाइट गुलाब और मिक्स गुलाब है, तो गुलाब ही ध्यान रखना आपको। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्रीलंका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गोल्डन लायन, सोने का शेर। होची मिन्ह किस शहर को पहले, होची मिन्ह को मतलब पहले कौन सा शहर को होची मिन्ह कहा जाता था? वह था सैगान, सैगान शहर को ध्यान रखिएगा। चलिए, फेसबुक जो बहुत चर्चा में है, फेसबुक के संस्थापक जो थे वो कहलाते नाम मार्क जुकरबर्ग, जानते ही हो फेसबुक के संस्थापक। आइए, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है किसे? तो वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। मंदिर और घाटों का नगर, तो बनारस तो होगा नहीं। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, दिल्ली नहीं होगा, लखनऊ होगा, नवाबों का शहर लखनऊ। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग 7-8 हजार के बीच में है। 7,000 से लेकर के ये 9,000 के बीच में है, घटती बढ़ती रहती है। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? बिहार, ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो जानते हैं कि समुद्र जहां रहेगा वहीं नमक होगा, तो गुजरात है सर्वाधिक उत्पादक। आइए, अगला प्रश्न। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है किसका? तांबा का? नहीं। लेड का? नहीं। जिंक का? नहीं। भारत जो सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है वो है माई का, यानी अभ्रक का। अभ्रक आपके बिहार में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक अभ्रक जो उत्पादक होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इतनी बातें। आइए, ये कंपनी है रिसर्च इन मोशन, किससे संबंधित है? तो ये ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है, तो बी ध्यान रखिएगा। आइए, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। जी हाँ, याद रखिएगा, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। चलिए, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स में देखिए, ब्रिक्स में 5 देश, पहले तो 4 थे, फिर 5 हुए, फिर ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया, अभी 10 हो गए हैं, जिसमें ब्राजील है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका ना, बाकी ब्रिटेन नहीं होगा आंसर। अब और 5 जुड़ गए हैं, देख लीजिएगा कि कौन 5 जुड़े हैं। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा जो है वह है रुपया, यानी श्रीलंकन रुपया। अब देश मुद्रा से संबंधित आपको टॉपिक कवर कर लेना है।
जो भी चीजें बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन से यहाँ आ रहे हैं उनसे संबंधित टॉपिक आपको कवर करना है कम से कम। आइए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन है ए सतारा, बी है पुणे, सी है रायगढ़ और डी है कोकण। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह थी रायगढ़, ध्यान रखिएगा। टिकट, रेल से आप लोगों ने सफर किया होगा, तो जब आप टिकट कराते हो तो कंफर्म होने के लिए, जांचने के लिए आपको एक पीएनआर नंबर दिया जाता है। क्या नंबर दिया जाता है? पीएनआर नंबर दिया जाता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, है ना। तो पी का किसके लिए है? तो बता ही रहा हूं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पी से पैसेंजर, एन से नेम, आर से रिकॉर्ड, तो ध्यान रखिएगा। आइए, प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका उपन्यास है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो उपन्यास है वो है ऑस्टिन का। किसका है? ऑस्टिन का है, तो ध्यान रखिएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो ऑस्टिन का है। आइए, एक और पुस्तक है, पुस्तक से संबंधित नई किताबें और पुरानी किताबें दोनों आपको देख लेना है। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स और ऑफ लाइफ माई लाइफ जो है वह पुस्तक है किसकी? चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की है, और सेकंड स्टेट्स भी चेतन भगत की है, ठीक ना। 3 इडियट्स भी चेतन भगत की है। 3 इडियट्स आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। खुशवंत सिंह की जो है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना। महात्मा गांधी का आत्मकथा आपने देखा ही है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक ना। तो ये भी ध्यान देना है, इतनी बातें कम से कम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए नाम रखा गया है? क्वीन ऑफ टॉक, तो क्वीन ऑफ टॉक के नाम से आपको जाना जाता है अपराह विनफ्राई। नाम याद रखिएगा, अपराह, ये क्या नाम है भाई? अपराह विनफ्राई, ठीक है ना, अपराह विनफ्राई, ये नाम याद रखिएगा। इस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक जीता है, सबसे ज्यादा यही जीता है पॉइंट, और यह है माइकल फेल्प्स। यह अमेरिकी तैराक है, मतलब तैरता है, और ये तैरने में मतलब मेडल जीता है सर्वाधिक। चलिए, अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे होगा? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध, ऑप्शन देख लीजिए, बॉक्सिंग है, शूटिंग है, कुश्ती है या वेट लिफ्टिंग है। अभिनव बिंद्रा भारत के ही हैं, शूटिंग से संबंधित है। चलिए, भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन है भैया? तो ये 16 विकेट, टेस्ट मैच की बात की जा रही है, दोनों पारी मिला करके नरेंद्र हिरवानी ने 16 विकेट लिया था, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत आप जानते ही हैं कि दुबई में होगा। कहाँ में होगा? दुबई में होगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो होगा वह बुर्ज खलीफा, जानते ही है ना, दुबई में। ये तैयार हुआ था 2009 में ये तैयार हुआ था। इसकी अगर ऊंचाई की बात करूं तो 2722 फीट इसकी ऊंचाई है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में आप कमेंट करिएगा कौन सा है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वह जिम्मेदार थी? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश की घटना है। ये 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है, और मिथाइल आइसोसाइनाइड, जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दूसरे राज्य से सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं लोग? ऑप्शन है मुंबई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, बेंगलुरु। तो विकल्प में आप छांटना इजी हो जाएगा, मुंबई या दिल्ली में आप छांट पाओगे। तो सबसे ज्यादा जो जाते हैं लोग वो जाते हैं दिल्ली। चलिए, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? सोशल मीडिया साइट्स को कहा है कि भाई कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले, वो इस समय का करंट अफेयर था तो इसको आप छोड़ सकते हो, कपिल सिब्बल। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी, नहीं, वाशिंगटन में हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा
कांग्रेस, कांग्रेस इसको कहते हैं, कांग्रेस पुस्तकालय। आइए, ये कहाँ में हो जाएगा? वाशिंगटन में। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वह है आपका जापान की राजधानी टोक्यो, है ना, जापान की राजधानी टोक्यो। तो ध्यान रखना है, जापान में कुछ द्वीप हैं, नाम याद रखिएगा। जापान में होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, होक्काइडो द्वीप और शिकोको द्वीप, ये द्वीप है, याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी नदी पर जो पुल बना है वह उस समय का तो जो था वो था बिहार वाला ही, जब 2012 का एग्जाम था तो उस समय का तो बिहार वाला ही था, बाकी अभी आप असम का याद रखिएगा। चलिए, भारत में विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, मतलब सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान। फिर दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, है ना। फिर तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो राह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो राह यहूदी, जी हाँ, तो राह जो है यह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा। तो राह जो है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब बाइबिल किसका है? बाइबिल पूछ सकता है कि भाई बाइबिल किसका है, तो बाइबिल बताएंगे ईसाई धर्म का है। कुरान किसका है? तो कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का है। अब भागवत गीता तो आप जानते ही हैं कि अपना सनातन धर्म। चलिए, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग, मुक्केबाजी है, जानते ही होंगे आप, इजीली कर लेंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, और यह किस खेल से संबंधित है ग्रीन पार्क स्टेडियम? तो जानते ही होंगे, जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो जानते ही होंगे, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए, मणिपुर की राजधानी, राज्य राजधानी भी पढ़ लीजिएगा, इजी है, इम्फाल कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। क्या है? बरगद है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय फल आप जानते ही हैं, भारत का राष्ट्रीय फल बताइए, ऑप्शन दूं? आम, सेब, केला। बहुत इजी है, आप कमेंट कर सकते हो। इतना इजी प्रश्न आया था उस समय 2012 में, बहुत मतलब तभी ठीक ठाक ही प्रश्न आया है। चलिए, राष्ट्रीय पशु पूछ सकता है, बता देंगे। राष्ट्रीय फूल पूछ सकता है, कमल बता देंगे। फल में आम बता देंगे, पशु में बाघ बता देंगे। नदी पूछेगा तो गंगा बता देंगे। राष्ट्रीय पंचांग पूछेगा तो शक बता देंगे। राष्ट्रीय मिठाई भी पूछ सकता है तो जलेबी बता देंगे। चलिए, नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल कहाँ है? तो ये नियाग्रा फॉल जो है यह कनाडा में, कहाँ में? यूएसए, कनाडा के पास है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए, ऑप्शन डी चले जाइएगा। चलिए, सीमा पर ही है नियाग्रा जलप्रपात। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो देखिए, अगर आपको भारत का नक्शा याद होगा है ना, तो बांग्लादेश यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, ठीक। तो बांग्लादेश से सीमा मिलना कह रहा है, तो पाकिस्तान कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो पाकिस्तान होगा। श्रीलंका यहाँ पर है, तो श्रीलंका भी नहीं मिलेगा, ठीक। नेपाल ऊपर में है, यहाँ पर इसके ऊपर, तो नेपाल भी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा कौन? तो यहां तक म्यांमार है, तो मिल जाएगा म्यांमार, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? ये एशिया में है लेकिन सदस्य है यूरोपीय संघ का, और यह है तुर्की। चलिए, एशिया में कितने देश थे उस समय? तो एशिया में उस समय 48 देश थे, ध्यान रखना है। एशिया में पूछ रहा है कितने देश थे, तो बताएंगे उस समय 48 देश थे, ठीक, या अभी भी पूछे। चलिए, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक था वह था मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना। इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के क्षेत्र में 2006 में। ये बांग्लादेश के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, मोहम्मद यूनुस। चलिए, आइए 96 नंबर सवाल। कृषि का भारतीय जीडीपी में लाभ प्रतिशत कितना योगदान है? कृषि का योगदान जीडीपी में जो है वो लगभग 18-19% है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। जीवा मिल्खा सिंह, जीवा मिल्खा सिंह का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो जीवा मिल्खा सिंह का जो संबंध है वह है गोल्फ से। किस खेल से है? गोल्फ से है।
तो चलिए 97 ही प्रश्न थे और करंट अफेयर के प्रश्न थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया है, क्योंकि 2012 का करंट अफेयर पढ़ने से कोई अभी फायदा नहीं। तो इस वीडियो को देखने से आपको ये फायदा हुआ कि देखिए 2010 में करंट अफेयर की संख्या कम थी, धीरे धीरे बढ़ी है। किस टॉपिक से आपको पढ़ना चाहिए ये भी आपको आइडिया हुआ होगा, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अब आपको 2012 से आगे वाला कराएंगे तो सब आपको पता चलने लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न बदला है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे जितने भी क्लासेज हैं बिहार दरवा के, उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम से जानकारी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।